हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे UPSSSC जूनियर ड्रग एनालिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का जो हमारा ये सीरीज चल रहा है। अपना टास्क है भाई 1000 MCQ आपको डेली 3 बजे दोपहर में डिस्कस कराए जा रहे हैं। उसी सीरीज में ये हमारा पार्ट है और ये पार्ट नंबर 14 है ओवरऑल। इसमें हम फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस के मेन टॉपिक हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, इसमें NMR, मास, नेफ्लोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, फ्लोरीमेट्री एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं और लग जाएं जी जान से भाई आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जूनियर एनालिस्ट एक बेहतरीन पोस्ट होती है हमारे फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम में। भाई ड्रग इंस्पेक्टर के बाद जो नंबर आता है वो जूनियर एनालिस्ट का ही नंबर है। बेहतरीन पोस्ट होती है, आगे जाके आपका प्रमोशन होगा, आप ड्रग एनालिस्ट बनेंगे, ठीक है, सीनियर एनालिस्ट बनेंगे, तो बहुत अच्छा स्केल भी होता है, मौका बहुत अच्छा है। और उत्तर प्रदेश सरकार को आपको धन्यवाद बोलना चाहिए भाई, सभी स्टेटों में नहीं निकलता, इतनी सारी पोस्ट निकाली हुई है, तो इस मौके को बिल्कुल भी भाई आपको गवाना नहीं है। लग जाओ अच्छे से, ये मत सोचो कि सिलेबस क्या है सिलेबस क्या नहीं है। बात यह है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो सबके लिए इक्वल आते हैं, और जब क्वेश्चन इक्वल आते हैं तो भाई वहां पे ये थोड़ी ना होता जो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें, सभी चीजों को कवर करें। उसी के तहत अगर रेगुलरली आप अटेंड करते रहते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आपको ये करना है कि इसको टाइम पास में मत लें, इसको बहुत सीरियसली अटेंड करें। हर चीजों के लिए सभी जो क्लासेस हैं उनको प्रॉपर अटेंड करते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पर हमारा ये जो सेशन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम देखें NMR का क्वेश्चन है बेटा, हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सा न्यूक्लियाई, क्योंकि NMR जो होता है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, बेसिकली इसमें जो हमारा न्यूक्लियाई रहता है उसके स्पिन ओरिएंटेशन को देखता है। किसको देखता है भाई? स्पिन ओरिएंटेशन को। स्पिन ओरिएंटेशन को वो चेक करता है। भाई अभी मैं ऐसे खड़ा हूं ना, ठीक है, मेरा हेड ऊपर है भाई, अपने लेग नीचे है, मैं पलट जाता हूं। तो ऐसे ही भाई जब NMR में हमारा जो न्यूक्लियाई होता है, जब उस पर अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, साथ में उस पर रेडियो वेव्स को अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर पर हमें एक डाटा मिलता है, उस डाटा को केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, और उस आधार पर हमें पता चलता है वो प्रोटॉन किस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, अगर आप NMR करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमारा कौन कौन सा न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड में भाई एक्टिव है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एक्टिव होगा तभी तो भैया NMR की कहानी आगे बढ़ेगी, वरना अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो NMR वहीं पे क्या बोल देगा, बाय बाय और टाटा बोल देगा भाई। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको पहचानना एक बहुत सरल चीज। ये हमारे यहाँ पे दी हुए है, ये सभी बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज द एटॉमिक मास, ये सभी क्या है, अपना एटॉमिक मास है। नीचे एटॉमिक नंबर भाई आपको पता होना चाहिए, 6 है, 8 है, यहाँ पर आपका ये जो है, यहाँ पर भी आपका 8 है, ये सल्फर है, ठीक है, ये 16 हो जाता है, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 7 है, फ्लोरीन 9 है, आपका फास्फोरस जो है यहाँ पर 15 है। ये हमें सबसे पहले लिखना है। कभी भी यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है। आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होती है। आई का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो वो NMR इनएक्टिव हो जाता है, NMR इनएक्टिव रहता है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल भी आपका स्पिन ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? तो आई की वैल्यू 0 कब होती है बेटा, ये कहानी डिपेंड करती है हमारे न्यूट्रॉन भाई पे और हमारे प्रोटॉन भाई पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? न्यूट्रॉन पर और प्रोटॉन भैया पे डिपेंड करता है। अब न्यूट्रॉन और अगर प्रोटॉन का नंबर इवन है, ठीक है, तो खेल खत्म हो जाता है, आई की वैल्यू हो जाती है 0 हमारी, सबसे पहली चीज। अब बात बच्चा सोचेगा सर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? भाई अपन पढ़ चुके हैं बचपन में अपने कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है। तो यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है, तो अपन को भाई न्यूट्रॉन का नंबर निकालना पड़ेगा। तो जैसे अपन पहला वाला केस देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 6 वाला, तो इसमें से अगर 12 - 6 करोगे भाई तो 6 आएगा, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पे 6 रहेगा, ये भी 6 और 6 हो जाएंगे दोनों हमारे, तो ये आपका इवन होगा। ऐसे इसमें आप देखेंगे तो 8 आएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 आएगा, इसमें देखोगे 16 आएगा। सभी में न्यूट्रॉन का नंबर इवन है बेटा, और नीचे आप दिख रहा है ये प्रोटॉन का नंबर भी इवन है। जब इवन और इवन रहता है तो आई को मिलता है 0 नंबर, आई को कितना मिलता है 0,
और एनएमआर हो जाता है इनएक्टिव। मतलब पहला जो सेंटेंस है भाई वो 24 गोल्ड के जैसा भैया करेक्ट है अपना, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब आता है स्टेटमेंट 2। यहाँ पे प्रोटॉन एनएमआर ने बहुत नाम कमाया है बेटा। अगर आई की वैल्यू 0 कब नहीं होती है? जब हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, इनका नंबर क्या नहीं होता भाई, जैसे ऑड ऑड है, अगर ये ऑड ऑड है या 1 इवन है या अनदर ऑड है या ऑड और इवन हुआ है भाई, पहले न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन है मान लो, ऐसा केस अगर हमें मिलता है, क्रॉस वाला केस हमें सबसे बेस्ट रहता है, क्रॉस सबसे बेस्ट होता है। आई की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आती है, 1/2, 3/2, 5/2, ठीक है, ये रहता है। और अगर सेम केस होता है, ऑड ऑड रहता है, तो आई की वैल्यू हमारी 1 2 3 आती है, 1 2 3 4 5 ये आती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है बेटा, तो एक हमारा क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो भाई उस टाइप के न्यूक्लियन को ये दुनिया फर्मियन बोलती है, और जब वैल्यू 1 2 3 में आती है तो वो बोसॉन कहलाता है। ये भी पूछ सकते हैं भाई एग्जाम में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसमें ये तो आपका ऑड ऑड है, यहाँ पे आपका जो ऑड नंबर है ये भी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 - 1 क्या होगा, 0, मतलब इवन नंबर अपना न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 1 है, तो इवन और ऑड है, आई की वैल्यू आएगी यहाँ पर। इसमें आप 14 - 7 करोगे, 7 7 आएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करके रखोगे भाई आप लोग, क्योंकि ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सभी को आना चाहिए। एक और चीज इसमें ध्यान रखना बेटा, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वो एटॉमिक मास से कैलकुलेट करने लग जाते हैं। एटॉमिक मास से मत करना, आपको जो बताया ना न्यूट्रॉन के नंबर से करना, कभी गलत नहीं होगा। एटॉमिक मास में कई बार हम अपने कॉन्सेप्ट से फ्लक्चुएट हो जाते हैं। सीधी सी कहानी है भाई, अगर देखो अपन को एटॉमिक नंबर ऑड दिख रहा है तो हमें क्या करना है, फिर ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं देखना भाई? अब अगर आपको एक ऑड मिल चुका है भाई, तो ऊपर वाला ऑड भी होगा और अगर इवन भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनएमआर तो एक्टिव होगा वो। ठीक है, अगर आपको नीचे अगर उसका एटॉमिक नंबर इवन है तो भाई साहब को ऐसे ऊपर देखना, क्या है भैया ऊपर इवन है क्या, अरे इवन है साहब, 0 मिलेगा, ऐसे इसको याद करके रखना अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, दोनों सेंटेंस अपने एकदम क्या है भाई, करेक्ट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखोगे आप। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पूछ रहे हैं अपन से कि भाई ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है, सभी स्टेटमेंट ट्रू है, और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट भी लिखा है भाई, यहां पर एक्सेप्ट लिखा है, मतलब आपको यहां पे क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो यहां पर लिखा हुआ है एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन का मतलब क्या होता है बेटा, जो सेम होते हैं उनको बोलते हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी रखेंगे, मिरर इमेज होते हैं, एक हमारे सेम जो रहेंगे, हमारे मैग्नेटिकली सेम होते हैं, इन सबका एक आपका एनएमआर का सिग्नल आएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो ये सही बात लिखी है। डायस्टेरियोमर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ये आपके डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट एनएमआर सिग्नल देते हैं, तो ये भी बात सही लिखी हुई है, दोनों सही है। ग्रेटर शील्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू अप फील्ड केमिकल शिफ्ट, अगर जितनी ज्यादा शील्डिंग होती है बेटा, हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 की ओर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अप फील्ड बोलते हैं, तो ये भी बात सही लिखा हुआ है। अब लिखा है लोअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू अप फील्ड, भाई ये तो गलत बात है, लोअर शील्डिंग में नहीं होता अप फील्ड, तो डी आंसर हमारा एकदम गलत सेंटेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई अच्छे से कि केमिकल शिफ्ट में क्या होता है, 0 की ओर जाते हैं तो दैट इज द शील्डिंग, दैट इज द अप फील्ड, और जब हम हायर वैल्यू की ओर जाते हैं तो उसे डाउन फील्ड बोलते हैं, वो डी शील्डिंग कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखना, इसको हायर फील्ड मत बोल देना कभी, हाई फील्ड मत बोलना, ये आपका अप फील्ड ही कहलाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अप फील्ड इंसान कौन है एनएमआर की दुनिया में, तो वो है अपना टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सेलेन जो होता है ना, उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भाई 0 होती है, वो हाईली सील्डेड है, हाईली अपफील्डेड है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को निकालते हैं, उसी को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां पर लिखा है करेक्ट, टीएमएस भाई का आ गया, देखो टीएमएस भाई को याद किया, टीएमएस भाई हाजिर हो गए अपने सामने। टेट्रा मिथाइल सेलेन जो होता है, ये जो है एक और होता है, इसमें डीडीएस भी होता है हमारा, डीडीएस जो होता है हमारा, ये सिला पेंटन होता है पोलर के लिए, और ये होता है नॉन पोलर के लिए, जब अपन नॉन पोलर कंडीशंस में करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। टीएमएस के लिए सत्य बात बोलना है भाई अपन को, टीएमएस प्रोटॉन रेजोनेट एट हाई फील्ड,
भाई टीएमएस प्रोटॉन रेजोनेटेड हाई फील्ड, भैया वो हाई फील्ड पर रहता ही है दादा, उसकी वैल्यू जीरो होती है, केमिकल शिफ्ट की क्या होती है, जीरो वैल्यू होती है, हाईली फील्डेड होता है, जीरो वैल्यू होती है, ठीक है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी सही बात है भाई। तो पी और क्यू तो अपने सही है। ऑल प्रोटॉन इन टीएमएस शो अ सिंगल पीक, ये भी बात सही लिखी है भाई, ये सिंगल पीक तो देता ही है। टेट्रामेथाइलसिलेन कैसा होता है, ये होता भाई सब टेट्रामेथाइलसिलेन। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता नहीं है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बादल छाए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई रहती है, तो भैया बॉडीगार्ड लगे हुए हैं चारों, तो ये हाईली सील्डेड होता है, ठीक है ध्यान रखना है। इसे हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इसका लो अगर बोल रहे तो हाई कैसे होगा, लो वोलेटाइल नेचर भी नहीं होता। तो आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर पी क्यू आपका दिया है कहीं, पी क्यू आर दिया हुआ है क्या बेटा, डी ऑप्शन में दिया है, तो आंसर अपना डी इसका एकदम सही होगा, डी आंसर अपना एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं भाई, ये भी एनएमआर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर लिखा है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। सील्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट वो पूछ रहा है, देखिए एल्काइन है हमारा, एल्कीन है, बेंजीन है, एल्डिहाइड है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट पूछ रहा है। जनरली एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट के लिए अगर कंसीडर करें हम तो किस में नहीं होगा वो पूछ रहा है भाई, तो यहां पर एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट कॉजेज डीसिल्डिंग इन द फॉलोइंग कंपाउंड, तो सीधा सीधा आंसर रहेगा सभी में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है भाई, डबल बॉन्ड अपना है, जैसे ये अगर डबल बॉन्ड है, ये कार्बोनाइल है, इन सभी में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा, ए आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी को स्पेस फैक्ट बोलते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा उसकी डीसील्डिंग होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी भाई उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी डीसील्डिंग होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना उतना ही ज्यादा डीसील्डिंग होता है। इसको ध्यान से देखें, ऑर्डर पूछा है डीसील्डिंग का भाई, तो फ्लोरीन का भैया सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींच डालेगा अपनी ओर, ये समझ रहे, तो सबसे ज्यादा डीसील्डिंग इसकी होगी, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ये आपका अगर सील्डिंग का ऑर्डर पूछा जाता है तो सील्डिंग का ऑर्डर ये रहेगा, डीसील्डिंग का ऑर्डर पूछा जाएगा ये रहेगा, समझ रहे हो, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे भाई। डीसील्डिंग पूछा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा भाई, डीसील्डिंग होगा, तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। इनमें पूछा है कि एनएमआर के सिग्नल कितने होंगे, एक से लोगों को पकड़ना है अपन को इसमें। जैसे भाई मेथेन में किसी ने कहा कि कितने सिग्नल आएंगे, तो हमने कहा भैया मेथेन में रहते तो हमारे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोटॉन एनएमआर में सिग्नल बनाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, इसमें एक हाइड्रोजन ये वाला है, एक ये वाला है, तो इसके 2 सिग्नल आएंगे भैया। इसमें आपके यहां से अलग है भाई, तीनों अलग है। आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, सर हम कैसे बताएं, आप तो बेटा नंबरिंग डाल लिया करो, यूपीएससी नंबरिंग, देखो यहां से 1 2 है, तो ये 1 पोजीशन वाला है, 2 पोजीशन वाला, अलग अलग है ना, तो सीधा सीधा इसमें कितने आएंगे, हमारे 3 सिग्नल आ जाएंगे। इसमें क्या होगा सर, इसमें भी सर ये तो सेम दिख रहा है, अरे कहाँ है सेम भाई, नंबरिंग डालिए 1 2 3, ये 1 पोजीशन, ये 2 है 3, तो इसमें आपके 3 इसमें आएंगे, तो हमारा 2 3 3 आंसर रहने वाला है। कहीं दिया हुआ है, हाँ भैया सी ऑप्शन में बैठे हुए कलकत्ता पे, ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, यहां से अगला, ये एनएमआर सिग्नल कब आते हैं भाई, एनएमआर सिग्नल कब आते हैं, जब हमारी प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, तभी हमारे एनएमआर के सिग्नल आते हैं भाई। एनएमआर का सिग्नल मतलब समझते हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे प्रोटॉन का ओरिएंटेशन है, सेम रहता है, सेम डायरेक्शन में, इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है। जब इसको अपन देते हैं भैया रेडियो वेव्स एनर्जी देते हैं, तो ये फिर अगले कंडीशन में ये पलट जाता है, ये हमारा अपोजिट आ गया, इसको बीटा पोजीशन। ये जिस पॉइंट पे पलटता है ना, वहां पर अपनी जो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, तभी हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिल जाती है। तो आंसर सीधा सीधा भाई अपना जो आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आंसर भाई हमारा एकदम ही करेक्ट है, ठीक है, एकदम ही करेक्ट है, ठीक है, सी बोला मैंने। यहाँ पे प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जो रहेगा आपका प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द अप्लाइड रेडियो फ्रीक्वेंसी, आंसर अपना जो होगा यहाँ पे अप्लाइड में रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा बेटा, तब भी सही माना जाएगा, समझ रहे हैं।
क्योंकि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को जो अप्लाइड करते हैं उसके बराबर जब प्रेसिशनल फ्रिक्वेंसी हो जाती है तभी अपना एनएमआर का सिग्नल आता है। ठीक है, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी तो कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं यहां पर, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टीएमएस। भाई जैसे ये ग्राफ बनाते हैं कभी भी अपन, तो यहाँ पे 0 वैल्यू रहती है, यहाँ पे सपोज 10 है, ये अपनी डेल्टा है। ये जो 0 सिग्नल पे आता है वो टेट्रामेथाइलसिलेन होता है, इसको रेफरेंस कंपाउंड कहा जाता है, और ये हमारा सैंपल है। ये जो बीच का गैप होता है भाई, इसी को बोलते हैं डेल्टा, केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट यूनिटलेस होती है, दिस इज द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो पीपीएम में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। किसमें एक्सप्रेस करते हैं बेटा? पीपीएम में। तो ये डेल्टा वैल्यू यहां पर सीधा सीधा आंसर रहेगा। डेल्टा का वैल्यू का अपोजिट जो व्यक्ति होता है उसको अपन टाउ वैल्यू बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये टाउ वैल्यू कहलाता है। अगर यहां से टाउ लिखेंगे तो 0 to 10 टाउ रहेगा। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है सॉल्वेंट यूज इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड नॉट कंटेंट। भाई बताइए ऐसा कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे उसमें क्या नहीं होना चाहिए? एनएमआर करते हो भाई, आपने मान लो मेथेनॉल यूज कर लिया और हमने मान लो मेथेन का एनएमआर किया, एक सिग्नल इसका आएगा बेटा, 2 सिग्नल इसके आ जाएंगे। हमें लगेगा कि सैंपल में 3 सिग्नल है, हमें क्या लगेगा? सैंपल में 3 सिग्नल है, तो भाई हम तो परेशान हो जाएंगे ना ऐसे। ठीक है, कभी गए हो किराने की दुकान पे, वेट कराते हो भैया, तो पहले 8 और 0 कराते हो, फिर कहो भैया 1 किलो शक्कर तौल दो, क्या बोलोगे? 1 किलो शक्कर तौल दीजिए, तो वेट तब हमें 1 kg का आता है। ऐसे यहाँ पे भाई अगर हमारा सॉल्वेंट पहले से ही सिग्नल दे देगा तो हमारा रिजल्ट तो गलत होगा ना। तो हमें सॉल्वेंट ऐसा यूज करना है बेटा जिसमें हाइड्रोजन एटम ना हो। तो आंसर अपना क्या आएगा? ए आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, सील्डिंग इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन टू बर्ड्स। बताइए सील्डिंग होती है भैया, सील्डिंग होती है भाई, हमने आपकी ओर तीर चलाया, आपने भैया ऐसा ढाला लगा दिया, इसी को बोलोगे ना सील्डिंग। सील्डिंग कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन के बादल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको खींच लेते हैं, डीसील्डिंग हो जाता है। तो ये जो स्केल होता है हमारा, ये जो 0 की ओर जाते हैं, ये हमारा सील्डिंग होता है, इसी को बोलते हैं बेटा अप फील्ड बोलते हैं। यहाँ डीसील्डिंग कहलाता है, ये डाउन फील्ड कहलाता है। तो अपन से पूछा है सील्डिंग में शिफ्टिंग कहां होगी भाई? अप फील्ड की होगी। अप फील्ड, हाई नहीं बोलना है, अप एंड डाउन होता है। ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, हाई एंड लो चलता है, ये तो जानते हो ना। तो यहाँ पे अगर हमने बोला है डाउन तो होगा अप। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए अप एंड डाउन करते हैं ना लोग, ये नौकरी करने जाते तो अप डाउन करते, ये थोड़ी बोलते कि हम आज हाई गए थे कल लो गए थे, ऐसा थोड़ी बोलता है। जब कभी अपन रोड पे आगे पीछे चलते हैं तो वो अप डाउन कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? अब के यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा भाई? ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई सत्य वचन बताना है आपको। देखते हैं क्या है यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। क्या बात कर रहे हो? एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप अटैच ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इट्स शील्डिंग इफेक्ट। क्या आप बोलते हो यार? डीशील्डिंग होता है ग्रेटर, ये तो गलत हो गया भाई, ये वाला तो गया काम से। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहां से शील्डिंग होगी? डीशील्डिंग होगी, तो ये तो गलत हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस द डीशील्डिंग। ठीक है, इफेक्ट ड्यू टू इट्स इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज द डीशील्डिंग, ये भी गया काम से भाई। जैसे मैं ये बोलता हूं ये CH3 है, ये CH2, ये Cl है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा। ये जो है हमारा ये वाला प्रोटॉन हाईली सील्डेड होगा, ये आपका डीशील्डेड होगा क्योंकि इसके पास है। तो यहाँ तो उल्टा लिख रहा है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होगा वहां से डीशील्डिंग होगी। अरे भाई जितने पास जाएगा उतना डीशील्डिंग होगा, तो ये भी गया काम से हमारा। ठीक है, अब आता है सबस्टेंस फ्री ऑफ प्रोटॉन शुड बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। यार तुम तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो कि ऐसा सॉल्वेंट यूज करो जिसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, तो भाई सही है ना, ये तो सही हो गया। कपलिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है साहब? हर्ट्ज होता है, साइकिल पर सेकेंड होता है। काम खत्म, मिल गया हमको आंसर। ये 3rd and 4th है कहीं, ये लिखा है 3rd and 4th, तो अपना आंसर क्या होगा? सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अपन लोगों से? वेवलेंथ सोर्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। मजाक मत किया करो, एनएमआर में क्या यूज करते हैं अपन? रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। भैया रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव के लिए तो यही होगा ना आंसर, सी, सॉरी बी आंसर अपना, बी फॉर बॉम्बे एकदम
करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा ये। कोलेस्ट्रॉन कहाँ यूज होता है बेटा? कोलेस्ट्रॉन भैया माइक्रोवेव वाला है, ठीक है, ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉन जो है माइक्रोवेव वाला है। तो ये अलग से याद रखना, सभी मेथड्स के अच्छे से, यूवी, विजुअल, आईआर, इन सब का याद करके रखना अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बेटा, रॉन्ग बताना है। रॉन्ग देखते हैं भाई, अपन पकड़ते हैं रॉन्ग। कार्बन एनएमआर लेस सेंसिटिव देन द प्रोटॉन एनएमआर, बात तो सही है भाई। अपना जो C13 है ये बहुत कम होता है, इसकी अबंडेंस बहुत कम है भाई। पता चला जिस कंपाउंड का हम C13 एनएमआर कर रहे हैं उसमें C12 में बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? तो आपको कोई मतलब ही नहीं लगेगा, क्योंकि C12 जो होगा, आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इसकी तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इवन है इसके। ये 6 है और न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 है, तो अगर ये रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। C13 होता है ना, तो C13 तो बहुत कम होता है, 99% तो C12 होता है कंपाउंड में, तो ये आपका लेस सेंसिटिव होता है। बात तो सही है, जो 12 कार्बन न्यूक्लियस नॉट मैग्नेटिकली एक्टिव, बात सही है भाई, ये भी सही लिखा है। बोथ कार्बन एंड प्रोटॉन हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर, बात सही है। इसमें 1/2 चलता है बेटा, उसमें 3/2 इस तरीके से रहता, तो ये भी बात सही है हमारी, ये भी सही लिखा है। द गायरोमैग्नेटिक रेशो, जिसका वेट कम होता है ना उसका ज्यादा होता है। यहां देखो क्या लिखा, द गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ द हाइड्रोजन इज लेस देन द कार्बन, ये तो गलत लिखा है, हाइड्रोजन का लेस थोड़ी होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है भैया। तो डी आंसर जो है ये गलत है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं रेफरेंस कंपाउंड इन एनएमआर। भाई इस एनएमआर की दुनिया का भगवान कौन है? एनएमआर की दुनिया का रेफरेंस कंपाउंड कौन है? तो उसका आंसर होगा भाई टीएमएस, टेट्रामिथाइलसिलेन। याद रखना अच्छे से, लिखा है इसमें, ये भी तो लिखा है सर, डाइमिथाइल सिलापेंटेन सल्फोनेट भी लिखा हुआ है। अब क्या करें सर, 2 ऑप्शन सही हो गए सर, बताइए क्या करें सर? हम कहीं चले जाए क्या? अरे कहीं मत जाओ, यहीं रुको। जब ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो फिर इसी को आंसर लगाओगे, ठीक है। ये एक्चुअल में नॉन पोलर कंडीशन के लिए, ये अपने पोलर के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर क्वेश्चन में दोनों को चूज करना पड़ जाए तो यही लगाना। अगर इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिया होता ए एंड बी तो हम उस पर चले जाते, हम उस ऑप्शन पे जा सकते थे अगर हमें ए एंड बी दिया होता, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई बुक है आपकी, यूपी SSSC एग्जाम के लिए ड्रग एनालिस्ट का बुक है भाई। पूरे भारत देश में देखा जाए तो ड्रग एनालिस्ट का ऐसा, यूपी के लिए ड्रग एनालिस्ट का कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। तो भाई हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके कम समय में इस बुक तक हम पहुंचे हैं। तो इस बुक में आपको पूरा सब कुछ फार्मा का सिलेबस प्लस नॉन फार्मा का इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा, और बहुत नॉमिनल इसका प्राइस है। आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ओनली 400 रुपीज, ठीक है। आपको जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाके आपको ये बुक मिल जाएगा, आपके एड्रेस पर ये डिलीवर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मैजिक एंगल क्या होता है? याद कर लो भैया, मैजिक एंगल ये होता है 54.73। ये क्या होता है? मैजिक एंगल होता है एनएमआर का। जब वो रोटेट करता है ना, स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है, तो एक पर्टिकुलर एंगल बनता है, उसको बोलते हैं मैजिक एंगल। ध्यान रखना है, मैजिक एंगल है, इसका कोई ज्यादा ऐसा रोल नहीं है, बस एक ये है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है अपन को मैजिक एंगल, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन से ये लोग कि भाई वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल शिफ्ट इज करेक्ट। भैया केमिकल शिफ्ट के लिए करेक्ट बात बताना है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, केमिकल शिफ्ट को खुश होना चाहिए कि चलो सही बोला इनने। देखिए ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि केमिकल शिफ्ट रेशो होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है हमारा, और नीचे इंस्ट्रूमेंट मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो सही है। एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन में इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर मिलियन रहते हैं नीचे, तो ये भी सही है। इस वैल्यू TMS 10 कहाँ होती है? TMLS को मिला है भैया 0 नंबर, TMS को क्या मिला? 0 नंबर रहता है उसका। केमिकल शिफ्ट उसकी क्या होती है? 0 होती है, उसका टाउ वैल्यू जरूर 10 होता है। तो आंसर क्या है भाई? अपना फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन बाकी सब चीजें क्या है? इनकरेक्ट है। तो ए आंसर अपना एकदम करेक्ट माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम किस किस के बीच प्लॉट किया जाता है? एनएमआर स्पेक्ट्रम अपन ने अभी बात की बेटा, जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है, हम अगर यूवी की बात करते हैं भाई साहब, तो एब्जॉर्बेंस रहता है, वेवलेंथ रहता है ये, और इसमें एब्जॉर्बेंस और आईआर की बात करो, परसेंटेज ट्रांसमिशन रहता है हमारा, वेव नंबर रहता है मेन। अब एनएमआर की बात करोगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी रहती है हमारी, ठीक है,
और यहाँ पे क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी रहती है। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है। तो अल्टीमेटली वही है, क्योंकि एनएमआर भी हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है, इसमें रेडियो वेव्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस क्या रहने वाला है, वेवलेंथ तो कभी नहीं होगा बेटा आंसर, ट्रांसमिशन नहीं होगा, एब्जॉर्बेंस वर्सेस फ्रिक्वेंसी अपना सही आंसर होगा। इसी ग्राफ से हमको मिलता है भाई केमिकल शिफ्ट, ठीक है। तो ये केमिकल शिफ्ट से ही पूरा हमारा आगे एनएमआर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से एनएमआर ट्रांजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉज्ड बाय, बताइए हमारा जो एनएमआर में जब कभी जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपना ये लगा हुआ बेटा, ठीक है, ये अपना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एक न्यूक्लियाई है जिसकी आई की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है, वो इस तरीके से है। ये अल्फा पोजीशन कहलाती, ग्राउंड स्टेट कहलाती बेटा। और ये कुछ समय बाद ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड को आंख दिखाने लग जाता है। जैसे भाई अपने ऊपर कोई अपन को एकदम से मारपीट करे तो हम सरेंडर कर देंगे कि साहब भैया आपकी क्या आज्ञा है, आपकी क्या आज्ञा है, हम वहीं जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। वो अपन उसी के डायरेक्शन उसकी बात मानेंगे। और पीछे से कोई हमको अच्छा बढ़िया पावर दे दे के लो तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तो हम उसको फिर पलट जाएंगे। तो ये बीटा पोजीशन, ये हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी अपन से पूछ रहा है, तो इसको एनर्जी कौन देता है, E इज इक्वल टू h𝜇, हमारी रेडियो वेव्स एनर्जी देती हैं बेटा। रेडियो वेव्स क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा रेडियो वेव्स आपका आंसर हो जाएगा। अपना आंसर क्या होगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स क्या देता है। कभी भी मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत आता है एग्जाम में बेटा। जो मास है ना, मास में जो क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल फिक्स है। एक तो ग्राफ पूछता है वो, तो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस रहता है, इंटेंसिटी रहती है, m/e रेशो रहता है। इस ग्राफ में जो सबसे ऊंचा है भैया, सबसे ऊंची जो पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसको माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। और हमारे मास स्पेक्ट्रम का माउंट एवरेस्ट जिसका 100% अपीयरेंस होता है उसको बेस पीक बोलते हैं। और जिस भी पीक का मॉलिक्यूलर वेट आपके किसके बराबर होता है, हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, उसको मॉलिक्यूलर आयन पीक बोलते हैं। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या करता है। मॉलिक्यूलर आयन पीक भाई ये हमारा मॉलिक्यूल था पहले, इससे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, M+ बना, दैट इज द मॉलिक्यूलर आयन, यही कहलाता है पेरेंट आयन, ठीक है। ये अभिभावक आयन कहते हैं, इसको अपन पेरेंट आयन बोलते हैं। इसका जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना इसका होता है। तो आंसर भाई आपको मॉलिक्यूलर आयन क्या देता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को तो हमारे डाटर आयन बताते हैं। तो डाटर आयन टूट के बनते हैं ना, वो बताते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड को बताता है। तो सीधा सीधा आंसर अपना बी आंसर इसका एकदम करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन पीक, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहल पी के आदमी भाई घूम जाता है, गिर जाता है, मैं तो ऐसे ही याद करे हूँ। अल्कोहल पी लेता है कोई व्यक्ति तो भाई उसकी स्टेबिलिटी गड़बड़ होती है, वो हिलने डुलने लगता है, सेरिब्रम पे इफेक्ट आ जाता है। तो याद रखना अल्कोहल कहीं दिया ही नहीं है बेटा। तो मेरे हिसाब से ए आंसर सही है इसमें। जो का ये हो गया भैया आका, ठीक है। एरोमेटिक है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है। ये इधर की ओर स्टेबिलिटी बढ़ती है, वहां की ओर जाते हो तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सीधा सीधा आंसर बेटा इसका ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है हमारा, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, आयंस रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे भाई हमारे टीचर ने हमसे कहा कि भैया बच्चों आपको इस बैठना है, इस लाइन में सीधे सीधे। अब हमारा मन बदल गया, हम ऐसे बैठ गए घूम के, तो ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट कहलाता है। तो इससे जो आयन बनता है उसको बेटा रीअरेंजमेंट बोलते हैं। रीअरेंजमेंट सभी का नहीं होता बेटा, कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। ऐसे कंपाउंड होना चाहिए उनमें कार्बोनाइल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा पोजीशन है, ये गामा, गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो गामा का हाइड्रोजन शिफ्ट होता है बेटा और बीटा का बॉन्ड टूट जाता है। गामा का हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और बीटा का बॉन्ड टूट जाता है। एक बात बताना बेटा, आप जानते हो एक व्हीकल आता है गामा क्या करता है, ट्रांसफर करता है लोगों को। गामा में बैठ के जाते, ट्रैक्स की आती ना गामा वेन, तो मैं तो जब से पढ़ता तब से याद रखता हूँ गामा क्या है भैया, ट्रांसफर होती है। तो उससे याद रखना गामा हाइड्रोजन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और बीटा बॉन्ड का क्या होता है, क्लीवेज होता है। तो इसको अच्छे से याद रखना, सी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम देखिए, ये कोई कंपाउंड है हमारा अल्फा बीटा
और ये गामा, गामा पे हाइड्रोजन है, गामा का हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, बीटा बॉन्ड टूट जाता है। ये देखिए CH2 बन गया, ये वहां चला गया, तो इसमें हमारा एथीन बनेगा और इनॉल बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, इसे कहते हैं मैक्लाफर्टी रिएरेंजमेंट। ये आ गया भाई वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे एक सैंपल था हमारा, इस पे हमने रेडिएशन अप्लाई किया था। अब इससे रेडिएशन जब इमिट हुआ तो यहाँ पे एनर्जी इसकी लेस होती है, जनरली नॉर्मली ये होता है, और इसकी एनर्जी जो हमने अप्लाइड किया था उसकी हाई होती है। एनर्जी हाई होती है मतलब इसका वेवलेंथ बेटा लो होता है। ठीक है, और यहाँ वेवलेंथ क्या मिलता है, हाई। नॉर्मली जो प्रोसीजर होती है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है भाई। अपन यहाँ से एनर्जी देते मान लो 100, तो वहां हमें बाहर कितनी मिलती है, मान लो इमिटेड कितनी होती है, सपोज अपनी 90, तो कम होती है ना, तो कम एनर्जी है तो वेवलेंथ हाई रहता है, और यहाँ वेवलेंथ लो होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। अब उल्टा क्या हो गया, उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे हाई एनर्जी निकल गई, हाई एनर्जी लिखी मतलब लेस वेवलेंथ हो गया। तो इन्होंने यही पूछा है आपसे कि वेवलेंथ इमिटेड रेडिएशन इज शॉर्टर, शॉर्टर मतलब हाई एनर्जी है। ठीक है, तो इस केस को क्या बोलते हैं अपन, एंटी स्ट्रोक्स फ्लोरोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी स्ट्रोक्स फ्लोरोसेंस कहलाएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर अपना करेक्ट होगा, एंटी स्ट्रोक्स फ्लोरोसेंस आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर, विच स्टेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच स्टेट इलेक्ट्रॉन हैव हाईएस्ट स्टेबल, पर सबसे ज्यादा स्टेबल कोई कहां रहता भैया बताओ। जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, क्या आ गया, अरे भूकंप आ गया भैया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, तो कौन सबसे सेफ रहेगा भैया, जो ग्राउंड में रहेगा वो सेफ रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा अंदर क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, ग्राउंड स्टेट एकदम अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, यहाँ पर फ्लेम यूज फॉर द वोलेटाइल एलिमेंट्स, बताइए कौन सी फ्लेम को यूज करते हो भाई, फ्लेम यूज फॉर द वोलेटाइल एलिमेंट्स। वोलेटाइजेशन के लिए किस फ्लेम को यूज करेंगे भैया, कुछ ऐसा चाहिए जिससे प्रॉपर वर्क हो। तो हमारे घर में भी देखो नॉर्मल ब्यूटेन आता है, उसमें प्रोपेन रहता है साथ में, तो अपन बी आंसर अपना इसका एकदम सही होता है, बी आंसर भाई सही होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है बताइए, इसके बारे में अपन को सही बात बोलनी है। देखो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही कहते हैं अपन फ्लेम फोटोमेट्री कहलाता है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेटा फ्लेम फोटोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपका इमिशन को हम मेजर करते हैं, इसको बेसिकली हम मेटल एनालिसिस में, एलिमेंट एनालिसिस में यूज करते हैं। थर्मली हमारे एलिमेंट को एक्साइटेड करते हैं, फिर उससे कितना रेडिएशन इमिट होता है इस चीज को हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम द एटम दैट आर एक्साइटेड थर्मली। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी इमिटेड रेडिएशन, ये बात सही हो सकती है। मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बेंस कभी नहीं होगा बेटा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रॉम द एटम एक्साइटेड बाय, यहां लाइट यूज नहीं होता बेटा, फ्लेम यूज होता, तो गलत हो गया। मेजरमेंट एब्जॉर्ब लिखा है तो बिल्कुल काट दो, तो बचा क्या अपना भाई साहब ए आंसर। ये अपन का इंतजार कर रहा है कि बच्चे भैया ए आंसर लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोल, पेट्रोल में लेड रहता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करोगे, अरे कोई ऐसी मेथड बुला के लाओगे साहब जो मेटल का एनालिसिस करती होगी। कौन करता है, एनएमआर कहेगा भाई लेड में तो प्रोटॉन ही नहीं है साहब, हमें मत परेशान करो इसके लिए, तो एनएमआर तो मना कर रहा है अपन को। एटॉमिक का आपका मास भी कह रहा है भैया अब मैं क्या निकालू, इसमें अकेले लेड का मैं क्या फ्रेगमेंटेशन कर दूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का करता हूं। आईआर कहता है साहब मैं फंक्शनल ग्रुप को निकालता हूं, यार मुझे भी मत करो परेशान। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में चॉपर का क्या काम होता है। चॉपर मतलब भैया एक पंखा टाइप का रहता है, ऐसा फैन जो घूमता रहता है। ये क्या करता है, यहां से घूमेगा, लाइट जाएगी फिर नहीं जाएगी, पल्सेटिंग लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पल्सेटिंग लाइट, डीजे देखा है, डीजे में लगे रहते चॉपर, ऐसे ऐसे घूमता रहता, लाइट आती जाती रहती है, तो वही चीज होती है चॉपर। तो चॉपर पल्सेटिंग लाइट, देखो एक ही ऑप्शन लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा पल्सेटिंग लाइट, तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर सी एकदम सही है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से ये लगा है चॉपर, देखो पल्सेटिंग लाइट के लिए। ये प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सैंपल टू द ड्रॉपलेट, भैया डीओ लगाते हो, देखा डीओ, अरे आता है भाई, इतने सारे तो डीओ आते हैं। यहाँ पे प्रेशराइज सिस्टम रहता है, लिक्विड भरा रहता है, बाहर निकलता है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं नेबुलाइजेशन। लोग बाग उसके लिए यूज करते हैं ना,
अपन को जब कफ कोल्ड हो जाता है तो छोटे बच्चों को नेबुलाइजेशन दिया जाता है। तो नेबुलाइजर मशीन क्या रहती है, लिक्विड रहता है, हमने NS का लिक्विड डाला, उसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दिए, एल्वोलाई में जा रहे हैं, तो नेबुलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, निबुलाइजेशन, उसे निबुलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, निबुलाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ए आंसर अपना एकदम करेक्ट है। ये देखो निबुलाइजेशन ऐसे ही रहता है, निबुलाइजर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टडी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इमिटेड रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड टू सिंगलेट। सेम सेम जब होता है कभी भी कि भाई सिंगलेट एक्साइटेड है, अगर जैसे ये आपका इस तरीके से थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये थे, ये ऐसा का ऐसा आपका कहां चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, कोई आपका उसमें चेंज नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ऊपर चला गया, तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेज कहलाती है। ये हमारी फ्लोरोसेंस में होती है, ठीक है, ये फ्लोरोसेंस में होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फ्लोरीमेट्री हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर अपना एकदम करेक्ट, सी आंसर भाई अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ द लाइट रेडिएशन बाय अ सब्सटेंस व्हेन एक्साइटेशन अकर्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बेटा, बताओ भाई क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। देखिए ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है, ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर आता है बेटा, ल्यूमिनेसेंस वर्ड होता है। जब हम किसी पर रेडिएशन अप्लाई करते हैं बेटा, तो वो कुछ देर बाद उस इमिट करता है, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। अगर वो इंस्टेंटली कर देता है, तुरंत ही कर देगा, तो वो हमारा आपका क्या कहलाता है, फ्लोरोसेंस कहलाता है। आफ्टर सम टाइम करता है तो उसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। मान लो उसने तुरंत कर दिया 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ सेकंड में, तुरंत ही इमिट कर दिया, तो वो आपका फ्लोरोसेंस कहलाता है। धीरे धीरे कर रहा है, मान लो 10⁻⁻ से यहां से आपका ले जाके ये 20 सेकंड तक कर रहा है, तो ये जो चीज कहलाएगी उसे फास्फोरेसेंस बोलते हैं। हम कैसे याद रखते हैं मालूम है, जब स्पेलिंग जिसकी बड़ी है तो उसको हम ध्यान रखते हैं। तो सीधा सीधा आंसर, अब इसमें क्या लगाओगे आंसर बेटा, ये तो पूछा नहीं उन्होंने कि इंस्टेंटली बताना है आपको, ये डिलेड होता है। अब ऑप्शन क्या लगाओ भाई, ऐसा कुछ तो लिखा नहीं, उन्होंने तो सिंपल लिखा कि इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है। अब आंसर क्या लगाओगे भाई, तो अपन ऐसा लगा देते जिसमें दोनों आ जाएंगे, तो ल्यूमिनेसेंस आंसर लगा दो, एकदम करेक्ट होगा, बी आंसर अपना, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इन फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री में डिटेक्टर कौन होगा। हम फ्लोरीमेट्री जब भी देखते हैं तो मुझे इमिशन की याद जरूर आती है, इमिशन याद आ जाता है मेरे को, ठीक है, इमिशन याद आता है। यहां पर देखिए ग्लोली सेल, तो भैया ये आपकी गोल बॉल प्यारी थी, ये है IR के डिटेक्टर, ठीक है। ये देखो गोल बॉल प्यारी थी, ग्लोली सेल, ठीक है, बोलोमीटर, पायरोलेक्टर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, ये IR के डिटेक्टर है, ठीक है। तो ये IR के डिटेक्टर है। अगर आप यहाँ पे फोटोवोल्टेक सेल की बात करो, UV के डिटेक्टर देखो, फोटो इमिटिव सेल होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, बैरियर लेयर होता है, उसे बोलते हैं फोटोवोल्टेक सेल। ये जो होते हैं हमारे PET PMT बैरियर, ये UV विजिबल के डिटेक्टर, ठीक है। फोटो ट्यूब भी भाई अपना उसी में जाएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है, फोटो इमिसिव ट्यूब। अगर आप बोलो फोटोसिव इमिसिव ट्यूब तो एकदम हमारा आंसर होगा। और आपके IR में भी डिटेक्टर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम यूज कर लेते हैं, सॉरी UV में भी, और किसमें, हमारे UV में भी यूज होता है, और इसमें भी UV में जो सोर्स होते हैं वो भी इसमें सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब अपन मेनली यूज करते हैं इसके लिए। सैंपल इज कॉमनली यूज इन ना फ्लोरीमीटर इज मेड अप ऑफ, बताइए जो हमारी सैंपल सेल होती है वो किस चीज की बनी होती है। जैसे अपन ने UV में पढ़ा है, ग्लास की बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है, PMMA की बनी होती है, ठीक है। ये ग्लास तब हमें यूज करना है केवल विजिबल के लिए, ये अपन यूज नहीं करेंगे किसके लिए, अपन यूज नहीं करेंगे किसके लिए, अपन वहां पे ग्लास जो होता है उसका एक लिमिटेशन है, बेस्ट क्या होता है हमारा, क्वार्ट्ज होता है। अब ऐसे ही इसमें पूछ रहा है, तो देखो इसमें अपन सिंपल ग्लास यूज करते हैं, फ्लोरीमेट्री में किसको यूज करते हैं, ग्लास को यूज करते हैं, जो इमिशन ऑफ रेडिएशन को ट्रांसफर करता है। अब आता है मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन द NMR, बेटा DMSO सबसे कॉमनली यूज सॉल्वेंट होता है हमारा। ड्यूटेरियम क्लोरोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली लिखा है ना, मोस्ट कॉमनली सॉल्वेंट अपना B होता है, ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट क्या है अपना, B है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला, यहां पर पूछा है ट्रिपलेट अ रिलेटिव पीक। भाई ट्रिपलेट जब बनता है, देखो सिंगलेट जब बनता है कभी भी तो आपको ध्यान रखना है 1 रहता है, डबलेट में 1:1 हो जाता है, ट्रिपलेट में आपका 1:1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व होता है अपना 1:1,
1 हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ द एनएमआर सिग्नल गिवन बाय एसीटोन। एसीटोन भाई है, एसीटोन जो है हम देखते हैं, एसीटोन वॉशिंग वगैरह के लिए भी यूज कर लेते हैं कई बार। ये देखिए एसीटोन है, इसमें कितने सिग्नल आएंगे? नंबरिंग डाल लो आप तो 1 2 3। सर हम यहाँ से 1 2 3 डालेंगे, यहां से डाल दो 1 2 3, बात तो बराबर है भाई। इसको 1 नंबर दोगे तो 1 नंबर तो ये भी है ना आपका, तो ये तो एक ही हो गया ना। तो नंबर ऑफ सिग्नल कितना आएगा? 1 आएगा। नंबर ऑफ सिग्नल कितना होगा? 1 रहेगा। तो आंसर अपना सीधा सीधा इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन रिस्पेक्ट टू द टीएमएस। भाई टीएमएस हमारे रेफरेंस है, उनके कंपैरिजन में भाई ये हमारा सैंपल होता है। इसके डिफरेंस को दुनिया कहती है केमिकल शिफ्ट, मतलब डेल्टा वैल्यू। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द एनएमआर। एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? अरे मैं खड़ा हूं यार, मेरे को पलट दो भाई। मैं अभी मेरा मतलब मेरा क्या है, ग्रेविटी कहां की ओर है? नीचे की ओर है। तो मैं ऐसे खड़ा हूं भाई, अब मेरे को कोई पावर दे दे और मैं मेरे लेग ऊपर हो जाए तो ये ओरिएंटेशन मेरा बदल गया ना, स्पिन ओरिएंटेशन बदल जाता है न्यूक्लियाई का जब उसको मिलता है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव। यहां देखिए इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो ठीक है भाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द इलेक्ट्रॉन का तो काम ही नहीं है एनएमआर में, स्कैटरिंग का काम नहीं है, इमिशन का काम नहीं है। यही है भाई, न्यूक्लियाई स्पिन चेंज होता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर अपोजिट हो जाता है जब अपन रेडियो वेव्स को देते हैं। तो आंसर अपना ए सही हो जाएगा एनएमआर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर ये दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज्यादा किसकी करते हैं? भाई हम उसकी करेंगे जो सबसे ज्यादा रहेगा। आप अगर कार्बन 12 की बात करो तो ये तो आई वैल्यू 0 है, इनका तो काम ही खत्म है। नाइट्रोजन की बात करो तो इनकी आई की वैल्यू 1 होती है, 1 2 3 वाले ये फर्म, ये जो है हमारे बोसॉन है, इनको यूज नहीं करना। ऑक्सीजन का तो आई का वैल्यू 0 होता है। बचा प्रोटॉन, ये सबसे बेस्ट मानते हैं प्रोटॉन एनएमआर, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ही तो होते हैं सबसे ज्यादा, तो आपको उससे करने में बेनिफिट है कि ज्यादा कंपाउंड को कवर करेगा। तो सीधा सीधा बी आंसर हमारा सही रहेगा। अब आता है व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिकल शिफ्ट इन एनएमआर क्या होता है? डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियर स्पेसिफिक वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फॉर अ न्यूक्लियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइड न्यूक्लियाई टू हायर एनर्जी लेवल, अमाउंट ऑफ द टाइम न्यूक्लियाई टेक रिलैक्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट। बताइए डिफरेंसेस होता है बेटा, क्या होता है? डिफरेंसेस ही तो है आपका, नहीं है क्या है? बताइए, आप बताइए इसका आंसर। इसमें वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जब रिजोनेट का मतलब होता है चेंज होना। भाई हम देते हैं पहले इस डायरेक्शन में था, अब ये पलट गया, तो यहां पर जो हमने फ्रीक्वेंसी दी यही हमारी केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा। व्हाट डज द मल्टीप्लिसिटी स्प्लिटिंग फैक्टर ऑफ एनएमआर से सिग्नल इंडिकेट। देखिए मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो n+1 रहता है, जो नेबर्स प्रोटॉन के नंबर होते हैं उसमें 1+। नंबर ऑफ द डिफरेंशिएट एलिमेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द सैंपल, नंबर ऑफ द एडजेसेंट। देखिए एडजेसेंट n+1 चलता है। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर अपना एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है जो काम करता है? मास में मेन क्या काम होता है? देखिए मास में जो होता है, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब बाय आयन, मेजरिंग द फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूल इनटू आयंस एंड मास टू चार्ज। ठीक है, केमिकल शिफ्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बी आंसर सही है। मास टू चार्ज रेशियो को मेजर करना, तो इससे अपन को पता चलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर आयन से, और स्ट्रक्चर पता चलता है डाटर आयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आयोनाइजेशन स्टेप इन द मास। भाई अपना ये सैंपल होता है एम, इसका करते हैं आयोनाइजेशन, M+ बन जाता है, ये पेरेंट आयन बनता है, फिर इससे और भी आयन टूटते हैं छोटे छोटे, तो वो डाटर आयंस कहलाते हैं। तो इसमें देखिए, तो इंक्रीज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, सेपरेशन आयंस बेस्ड ऑन देयर मासेस, कन्वर्ट द सैंपल इनटू द चार्ज। यही होता है बेटा आयोनाइजेशन, सैंपल को चार्ज पार्टिकल में, ये सैंपल था इसको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट किया। इसके बाद अगले स्टेप में होता है फ्रेगमेंटेशन। तो सीधा सीधा आंसर हमारा सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रम द पीक विद द हाईएस्ट इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, यहां पे जो पूछा है मास स्पेक्ट्रम पीक विद द हाईएस्ट इंटेंसिटी
करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर आयन, फ्रेगमेंट आयन, ठीक है, या फ्रेगमेंट आयन विद द हाईएस्ट m/z रेशो, मोस्ट अनस्टेबल आयन। देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं आपका पीक विद हाईएस्ट इंटेंसिटी, मतलब 100% ये होती है वो बेस पीक की होती है और उसका अपीयरेंस सबसे ज्यादा रहेगा। तो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप आंसर अपना रहेगा, ये आंसर यहां से बन जाएंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर आयन जो है ये आंसर नहीं होगा। मॉलिक्यूलर आयन का होता है बेटा हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये होता है हाईएस्ट। ये अगर अबंडेंट लिखा है और इंटेंसिटी लिखी है तो वो बेस पीक की होती है, और बेस पीक मतलब मोस्ट अबंडेंट। तो आंसर क्या होगा, सीधा सीधा ये आंसर अपना आएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट इज द मीन बाय द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना छोटी छोटी चीजों का। देखिए प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम चार्ज, ये तो आयोनाइजेशन है, दैट इज द आयोनाइजेशन, ब्रेकिंग अप द मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर आयन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, ठीक है। द इन मेजरमेंट ऑफ द आयोनाइज एटम, ये नहीं होगा, सेपरेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन मतलब अपना बी आंसर एकदम करेक्ट मानेंगे अपन, बी आंसर। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना छोटी छोटी चीज में। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, इसको बताना है आपको भाई। यहां पर ध्यान से देखें, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। भाई इससे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम मत दिया करो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर आयन कहां लिखा है, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक। और अगर बेस पीक पूछता है, जो इसके पहले भी डिस्कस किया था, अबंडेंट इसका सबसे ज्यादा, ये डाटा आयन की हो सकती है मैक्सिमम केसेस में, कई बार मॉलिक्यूलर आयन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अबंडेंट लिखा रहता है तो बेस पीक होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री। देखो नेफ्लोमेट्री में हम मेजर करते हैं परसेंटेज ट्रांसमिशंस को, और जो हमारी टर्बिडोमेट्री होती है इसमें हम मेजर करते हैं बेटा जो अपनी स्कैटर्ड रेडिएशन होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। नेफ्लोमेट्री मेजर करता है ट्रांसमिट को, टर्बिडोमेट्री स्कैटर्ड लाइट, ये सही है इसका, ठीक है, ये एकदम सही है भाई, ये आंसर अपना करेक्ट है। एक मिनट, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, तो देखिए इसको एक बार ध्यान से देखें, जो नेफ्लोमेट्री होती है हमारी और टर्बिडोमेट्री, ठीक है, ठीक है, नेफ्लोमेट्री होती है और हमारी टर्बिडोमेट्री होती है, नेफ्लोमेट्री है और टर्बिडोमेट्री, इसको अच्छे से याद रखना है कि नेफ्लोमेट्री जो होता है इसमें ध्यान रखना कि डिफरेंस क्या होता है। जो हमारी नेफ्लोमेट्री होती है ये अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट को अपन मेजर करते हैं, इसलिए तो कहा गया है कि जो हमारी जो आपकी टर्बिडोमेट्री होती है ये अपनी कलरीमेट्री के बराबर होती है, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करते हैं, इसमें भी परसेंटेज ट्रांसमिशन को। मैंने स्टार्टिंग में अपोजिट बोल दिया था, तो टी फॉर टर्बिडी और टी फॉर ट्रांसमिशन। और जो हमारी फ्लोरीमेट्री होती है और जो आपका नेफ्लोमेट्री होती है उसमें हम 90 के एंगल पे मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं भाई, 90 के एंगल पे मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं हम, 90 के एंगल पे मेजर करते हैं। जब हम 90 के एंगल पे मेजर करेंगे उस चीज को, जब हम 90 पर मेजर करेंगे तो वो आपका उसका सिमिलरिटी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, इसमें हम परसेंटेज ट्रांसमिशन को मेजर करते हैं और उसमें दोनों का प्रिंसिपल स्कैटरिंग होता है। वही क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे नेफ्लोमेट्री एंगल इज द स्कैटर्ड लाइट, ठीक है, मेजर्ड भाई 90 पर, कितने पर, 90 पर। तो ये देखो, ये अच्छे से समझ लो आप लोग। अगर आपसे कोई पूछता है कलरीमेट्री, क्या पूछते हैं, कलरीमेट्री और हमारी टर्बिडोमेट्री, इनकी अगर सिमिलरिटी पूछी जाती है कभी आपसे कि सिमिलरिटी क्या है, तो देखो ये भी हमारा परसेंटेज ट्रांसमिशन को करता, ये भी पर, इसका प्रिंसिपल जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। ये अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि नेफ्लोमेट्री है और फ्लोरीमेट्री है, क्या समानता है, देखो नेफ्लोमेट्री में स्कैटर्ड रे को मेजर करते हैं जो 90 पर होती है, और फ्लोरीमेट्री में इमिशन को मेजर करते हैं जो 90 पर होता है। ये इनकी सिमिलरिटीज है। इसका प्रिंसिपल लेकिन बेटा स्कैटरिंग है और इसका प्रिंसिपल क्या है, हमारा इमिशन है। ये चीज अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। तो जैसे भाई मैंने अपोजिट बोल दिया था ना, आपको नहीं बोलना है, टी फॉर टर्बिडोमेट्री, ठीक है, आपका टी फॉर क्या होता है, ट्रांसमिशन, और टी फॉर टर्बिडोमेट्री, ये ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और टर्बिडोमेट्री में जो मेजर करते हैं, टर्बिडोमेट्री का एंगल जो होता है 180 होता है। जब ट्रांसमिटेड रे सीधी जाएगी तो 180 का एंगल होगा, ठीक है, तो इसको याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम ये, व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द टर्बिडोमेट्री, टर्बिडोमेट्री का मेन एप्लीकेशन क्या होता है बताइए भाई। टर्बिडोमेट्री का मेन, मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सैंपल,
टर्बिडोमेट्री का पूछ रहा है। मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, और मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, आंसर सी सही है। जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होते हैं उनके लिए हम टर्बिडोमेट्री यूज करते हैं, जो डायल्यूटेड होते हैं उनके लिए बेटा नेफ्लोमेट्री को हम यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? नेफ्लोमेट्री को, ये याद रखना अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी ऑफ नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडोमेट्री? बताइए। वेवलेंथ ऑफ लाइट, साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, ये सभी सही है। कंसंट्रेशन सब पर डिपेंड करता है बेटा, ऑल आंसर रहेगा। क्या होगा अपना? ऑल आंसर सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टर्बिडोमेट्री व्हाट हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इंक्रीजेस? हम सस्पेंडेड पार्टिकल जितने ज्यादा बढ़ाएंगे बेटा उतना ज्यादा ट्रांसमिशन कम होता चला जाएगा। भाई अब बताइए, यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा है ये वाला, इसमें जितना कंसंट्रेट करोगे ट्रांसमिशन उतना कम होगा, उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होने लग जाएगी ना। तो यहाँ पे लाइट स्कैटरिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लाइट ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगी, लाइट ट्रांसमिशन इंक्रीज तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे टर्बिडोमेट्री व्हाट हैपन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इंक्रीजेस? लाइट ट्रांसमिशन डिक्रीजेस, ये भी सही, लाइट स्कैटरिंग इंक्रीजेस, ये भी सही, ठीक है, और बोथ लाइट स्कैटरिंग ट्रांसमिशन इंक्रीजेस, ये गलत है। तो अब क्योंकि अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले वो मेजरमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो अपन बोलेंगे कि लाइट ट्रांसमिशन डिक्रीज होता है। दोनों सही है बेटा, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है अपने, ठीक है। तो आपके बी और सी दोनों सही है, और मेजरमेंट पूछेगा तो अपन का ट्रांसमिशन वाला सही है, ठीक है। तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन बेटा डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।